अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर आमिर नज़ीर। हमारा पॉडकास्ट इनसाइट विद डॉक्टर आमिर। आज के पॉडकास्ट में हमारे जो मेहमान शख्सियत हैं बहुत ही दिलचस्प हैं और हमारा ऐसी शख्सियात को बुलाने का एक ही मकसद है, जैसे आप हमारे साहबका जो पॉडकास्ट उनमें देखते आ रहे हैं कि हम किसी भी टॉपिक पे जब भी बात करते हैं उसके पीछे जो भी हमारी डिस्कशंस होती हैं वो प्योर एकेडमिक रेफरेंस के साथ होती हैं। तो हम इसमें थ्रिल, एडवेंचर या इस तरह की कोई चीज़ नहीं लाते, ना हम हुक लाइन का सहारा लेते हैं कि लोग अट्रैक्ट हों। हम अपनी डिस्कशन का महवर हमेशा एकेडमिक्स को रखते हैं, रेफरेंस को रखते हैं, बुक्स को रखते हैं और हिस्ट्री और इस तरह की चीज़ें, ताकि लोगों को रियल इन्फॉर्मेशन और अवेयरनेस की तरफ लाया जा सके। इसी हवाले से आज हमने जिन शख्सियत को बुलाया है वो हैं डॉक्टर हुस्नी मुबारक। डॉक्टर हुस्नी मुबारक पॉलिटिकल साइंस में पीएचडी हैं और आजकल इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर में तदरीसी फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। इनकी एक बड़ी ख़ास बात है कि ये जियो पॉलिटिक्स, ग्लोबल पॉलिटिक्स और रीजनल पॉलिटिक्स पे बड़ी ग्रिप रखते हैं और इनको बुलाने का आज ये मकसद ये है कि ये जो दुनिया में आजकल एक डिस्कशन हो रही है कि दुनिया मल्टीपोलर हो गई है, दुनिया यूनिपोलर है, यहाँ सुपर पावर है, ये इस तरह की चीज़ें लोगों को समझ नहीं आती। लोग समझते हैं कि जिस मुल्क के पास पैसा है, जिसके मुल्क के पास टेक्नोलॉजी है, वो सुपर पावर है, और जो मुल्क गरीब हैं या जो मुल्क आलमी सियासत में हिस्सा नहीं लेते उनका कोई रोल नहीं है। तो ये सारी चीज़ें छोटी छोटी हैं जो हमने इस प्रोग्राम में डिस्कस करनी है और लोगों को बताने की कोशिश करनी है कि मिथ क्या है, रियलिटी क्या है, फैंटेसी क्या है और आपको चीज़ों को किस तरह परसीव करना चाहिए। तो हम फॉर्मली वेलकम करते हैं डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए और इससे ज़्यादा आपका शुक्रिया ये कि आप उस डिस्कशन को कैरी आउट करने के लिए तैयार हो गए कि जहाँ लोगों को रियल इन्फॉर्मेशन देनी है, उनको अवेयरनेस देनी है, ऐसा नॉलेज देना है जिसमें थ्रिल ना हो, लोग रियलिटी की तरफ आएँ, फैंटेसी को छोड़ दें और मिथ्स की दुनिया से बाहर निकल आएँ। तो उस हवाले से हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहेंगे। तो मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि ये जो सुपर पावर का कॉन्सेप्ट है क्या, यानी ये मिथ है, रियलिटी है या लोगों को डराने का एक तरीका है, तो ये सुपर पावर का कॉन्सेप्ट कहाँ से निकलता है और इसको कैसे डिफ़ाइन किया जाना चाहिए कि जहाँ हम वाकई यकीन कर लें कि ये एक सुपर पावर है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर आमिर नज़ीर साहब, आपने मौका दिया मुझे यहाँ इनवाइट करके बोलने का। इस इंफॉर्मेशन के दौर में इसमें कोई दो राय नहीं है कि फ़्लो ऑफ इंफॉर्मेशन और ख़बरों की दुनिया और बातों की दुनिया में जब से नई टेक्नोलॉजी ने कोई पेस पकड़ा है तो कहीं ना कहीं हमें स्टेबलाइज करने वाले ऐसे इंफॉर्मेशन या नॉलेज की ज़रूरत है जो कि स्क्रूटनाइज करे, जो एग्जैजुरेटेड स्टेट ऑफ माइंड है कि कहीं अफरात है, कहीं तफरीत है, गुफ्तगू में कहीं ना कहीं बैलेंस नहीं है। तो उसमें कोई ना कोई एक स्टेबलाइजिंग फोर्स होनी चाहिए नॉलेज की दुनिया में भी, जो चीज़ों को समझने में मदद दे सके। एकेडमिक्स की दुनिया में, तालीमी दुनिया का यही काम है कि वो दुनिया में चलती हुई बातों को फैक्ट्स की बुनियाद पे ऐसे ओपिनियन रखने के लिए दावत दे जो फैक्ट सपोर्टेड हों और जो कहीं ना कहीं जस्टिफाई किए जा सकें और ह्यूमन रीजनिंग उसके पीछे बेस करती हो। तो जैसे कि आपने तज़किरा किया कि सुपर पावरशिप और सुपर पावर का कॉन्सेप्ट जो है ये लोगों में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। अक्सर हम जो है जो बड़े बड़े डेमोन्स्ट्रेशंस देखते हैं उसमें भी चैंटिंग एंड चैंटिंग्स होती हैं जिसमें सुपर पावर का तज़किरा पाया जाता है। तो पहले तो हमें ये देख लेना चाहिए कि पावर ख़ुद एक कितना बड़ा एलिमेंट है जो हमारे इस दुनिया के निज़ाम में, हमारे गांव से लेके शहरों से लेके मुल्कों तक और ग्लोबल दुनिया में, हत्ता कि यूनिवर्सल दुनिया में भी पावर कितना बड़ा कॉन्सेप्ट है जो कि चीज़ों को रेगुलेट रखता है, चीज़ों को मोबिलाइज़ करता है और उनको कंट्रोल भी करता है। सो दिस इज़ थ्रू पावर। और जब हम सुपर पावर की बात करते हैं तो हम बतौर लफ्ज़ भी अगर हम इसका यूजेज देख लें किसी भी चीज़ का सुपर, तो आप देखेंगे कि वो मतलब कहीं नॉर्मल से अबव की तरफ रेफ़र करता है। तो ऐसे ही जिस दुनिया में हम आज पैदा हुए हैं 21st सेंचुरी में ख़ुसूसी तौर पे, तो इसमें जो पिछली सेंचुरी गुजरी है इसने पावर स्ट्रक्चर के अंदर बहुत सारी चेंजिंग्स देखी हैं।
तो इस दुनिया में पैदा होने वालों को कभी भी हिस्ट्री के साथ डी लिंक्ड होके, डिटैच होके ख़ुद को नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि जो दुनिया आपने आज रिसीव की है वो बुनियादी तौर पे माजी की कंट्रीब्यूशंस का एक शाहकार है, जहाँ से आप आगे गो अहेड ले रहे हैं, और सारे के सारे लोग कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करके फिर अगलों को ये पास ऑन कर देते हैं। तो मेरी जो आपके इस प्रोग्राम के तवस्सुत से एकेडमिक्स की दुनिया की बात में ये कहने का एक नुक्ता होगा, वो ये भी होगा कि हमारे जितने भी ऑडियंस होते हैं, सुनने वाले, वो गुज़िश्ता से पेवस्ता जुड़ी हुई चीज़ों का लिंक वो ज़रूर डेवलप किया करें। उससे उनको रियलिटी ऑफ लाइफ जो है जितनी समझ आनी चाहिए वो पहले से बेहतर अंदाज में समझ आएगी, कि आप अपनी स्टेट ऑफ अफेयर्स को गुज़िश्ता से पेवस्ता के साथ अटैच करके देख लें। जैसे कि ये हमारा मुल्क अज़ीज़ है, वतन अज़ीज़ है पाकिस्तान, तो ये 1947 में पिछली सदी की अंदर हमें एक नेमत के तौर पे मिला है। तो अगर आप इसकी क्रिएशन के एनवायरनमेंट को देखें तो हमें पता चलेगा कि ये किसी बैरूनी पावर के अंडर 90 साल का रूल उनका जो है वो गुजार के इंडिपेंडेंट हुआ है। तो अब बैरूनी पावर और सब कॉन्टिनेंट का रूल, तो अब ये बैरूनी पावर कुछ लिटिल बिट उस वक्त की सुपर होगी, तो तभी इसने बाहर से आके, यूरोप से आके यहाँ हमें कंट्रोल किया और 90 साल कंट्रोल किया। अच्छा, 90 साल तो डिक्लेयर्ड कंट्रोल है, यानी लेकिन उससे पहले जब उसने रास्ता बनाया होगा तो वो भी कई सालों पे मुहित है। तो सबसे पहले तो मैं ये भी बताना चाहूँगा कि अगर आप मुल्कों की दुनिया में और ग्लोबल दुनिया की कोई डिस्कशन करते हैं तो बेशक उसमें चीज़ें डे टू डे, सेकंड टू सेकंड चेंज हो रही होती हैं, लेकिन जो मेजर चेंज होती है वो दहाइयों पे और सदियों पे और हाफ सेंचुरीज़ पे मुहित होती है, जब वो अपने नताइज निकालती है। तो जब ये हमें आज़ादी मिली तो ये भी हमें एक एक्सटर्नल पावर जो उस वक्त की हमारे हिसाब से सुपर पावर थी, उसके रूल करने के बाद मिली। तो यहाँ से थोड़ा सा हम सुपर पावर का कॉन्सेप्ट जो है वो उसको समझ सकते हैं। लेकिन हमने ये भी देखा कि ये पावर स्ट्रक्चर मुख्तलिफ सदियों में तब्दील होता आया है, और उसमें आपको तारीख़ की किताबों में भी, रियलिटीज़ में ये मिल जाता है। और जो दुनिया आज हमें मिली है इसको दर हकीकत एक पावरफुल फोर्स ही शेप कर रही होती है, और जो बिल्कुल रिसेंटली आपको दुनिया मिली होती है वो बिल्कुल रिसेंटली जिस पावरफुल ने जिस एजेंडा पे शेप किया है उसके असरात का देखा जाना एक कुदरती बात है। नहीं, आप ये कहते हैं कि जब इस वक्त जो दुनिया में दुनिया को रेगुलेट किया जा रहा है, दुनिया का एक सिस्टम है, तो जहाँ मुल्क एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट हो रहे हैं किसी न किसी हवाले से, तो उसके पीछे कोई ना कोई ग्लोबल पावर, कोई ना कोई ऐसा ग्लोबल स्ट्रक्चर मौजूद होता है कि जो सारी चीज़ों को रेगुलेट करता है। बहुत ज़रूरी है एकेडमिक्स की दुनिया में, अगर पीछे कोई फोर्स नहीं है, यानी आपके मुल्क में भी अगर केओटिक कंडीशन है, कोई गवर्नमेंट नहीं खड़ी और गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी नहीं है और अथॉरिटी को वो एक्सरसाइज नहीं कर रही, तो नीचे चीज़ें बिखर जाएंगी। तो अब जैसे अगर ये सुपर पावर का जो कॉन्सेप्ट है कोई इतना ही तगड़ा कॉन्सेप्ट है, तो फिर हम ये क्यों सुनते हैं कि ये दुनिया यूनिपोलर है, ये बाईपोलर है, ये मल्टीपोलर है? फिर सुपर पावर का कॉन्सेप्ट तो फिर जस्टिफाई नहीं होता ना। ये जो टर्मिनोलॉजीज़ अभी यूज़ की गई हैं ये इस सुपर पावर से ही रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज़ हैं, कि अगर पिछली सदी में ये कॉन्सेप्ट उभरे हैं कि अगर कोई एक डोमिनेंट मुल्क है जो बाकी सारों को गाइड कर रहा है और उसकी पावर जो है, उसके इंडिकेटर्स होते हैं, वो एक अलग बात है, वो एक मुसल्लम है, तस्लीम शुदा है, उसको लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, और मुल्कों और लोगों की एक्सेप्टेंस से, इदारों की एक्सेप्टेंस से पता चलता है कि वो उसकी पावर को ले रहे हैं। तो अगर कोई एक पावर ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रही हो ग्लोबल दुनिया में इंसानों की हुकूमतों को और इंसानों को और इदारों को और मैकेनिज़्म को, तो हम उसको यूनिपोलर सुपर पावर कहते हैं। अच्छा, हम एक लफ्ज़ जो है हेजमॉन भी यूज़ करते हैं सुपर पावर के लिए एकेडमिक्स की फील्ड में, और सुपर पावर की जो पावर है उसको हेजमनी के नाम से जाना जाता है। ये एकेडमिक्स की दुनिया में अच्छा है अगर ऑडियंस को तारुफ हो जाए कि वो इसको एकेडमिकली सुपर पावर को हेजमॉन बोलते हैं, और ये एक डोमिनेंट फोर्स होती है जो नीचे कंसेंट के साथ, मतलब लोग उसको एक्सेप्ट कर जाते हैं कहीं ना कहीं, उसके पावर को, उसकी अथॉरिटी को एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो वो उसको रेगुलेट करती है। अगर दो हो जाएं दुनिया में पावर्स तो हम उसको बायपोलर
यानी दुनिया दो पावर्स के अंडर काम कर रही है, और अगर वो ज़्यादा हो जाएं तो उसको हम मल्टीपोलर कहते हैं। मल्टीपोलर हेजमन है जो निज़ाम को देख रहे हैं और उनका इन्फ्लुएंस है। तो बेशक उनके आपस में कॉन्ट्रडिक्शन भी होंगे, कोऑपरेशन भी होगी, लेकिन ये अगर वो मौजूद हो रियलिटी में, बहुत सारी दुनिया उनको सुनती हो, तो हम उनको यूनिपोलर, बाइपोलर और मल्टीपोलर हेजमन्स के नाम से यानी सुपर पावर्स के नाम से जानते हैं। पिछली सदी में यहीं पे इसको ऐड करते हुए यूनिपोलर का टाइटल जो है वो पिछली सदी में अमेरिका के पास रहा है, और ये जो इस जनरेशन ने जो दौर देखा है ये यूनिपोलर हेजमन का दौर है जो एकेडमिक्स की फील्ड में जाना जाता है। और ये 1990 की दिहाई से आगे शुरू हुआ, और उससे पहले 1945 से लेके 1990 तक बाइपोलर हेजमोनिक वर्ल्ड रहा है एकेडमिक्स की दुनिया में, और उसमें जो दूसरी पावर है वो रशिया गिनी जाती थी। लेकिन अफ़गानिस्तान के अंदर जो बैटल हुई, जो जंग हुई, उसमें उसके पुश बैक होने से और कुछ कमज़ोर होने से और पीछे चले जाने से यूनिपोलर यानी अमेरिकन पावर ज़्यादा, ज़रा रशियन पावर डिफेंसिव हो गई, ज़रा अपने बैरक्स में ज़्यादा चली गई, और अमेरिकन पावर वहाँ पे उस कॉन्फ्रंटेशन के अंदर ज़रा मजबूत होकर सामने आई। तो जो आजकल की जनरेशन है जो ये दुनिया वसूल कर रही है, वो दर हकीकत अपने दौर की यूनिपावर पोलर हेजमन के अंडर में ज़्यादा इन्फ्लुएंस में, इसलिए आपको अमेरिका का नाम दुनिया की पॉलिसीज़ के अंदर और इंटरफेरेंस के अंदर ज़्यादा सुनने को मिल जाता है। तो ये बाइपोलर 1945 से 90 तक, और 1990 से थोड़े 1-2 साल और चंद महीनों के फ़र्क से अभी तक भी यूनिपोलर वर्ल्ड कहला रहा है। अच्छा सर, जिस तरह आप यूनिपोलर की बात कर रहे हैं कि इस वक्त दुनिया अमेरिकन हेजमनी के अंडर एक यूनिपोलर वर्ल्ड को ऑब्ज़र्व कर रही है, तो दूसरी तरफ हम देखते हैं रशिया जिस तरह आपने कहा कमज़ोर हो चुका, और फिर अब चाइना देखें, चाइना भी तो एक बहुत बड़ा एक इकनॉमिक जायंट बनता जा रहा है। उसकी कोई ऐसी फील्ड नहीं है दुनिया में जिसमें उसका कंट्रीब्यूशन ना हो, चाहे एजुकेशन हो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो, आर्म्स हो, वेपन्स हों, और उसके बाद जैसे उसके बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं दुनिया में, और उसकी प्रोडक्ट्स हैं, उसकी मैन्युफैक्चरिंग है, और बहुत बड़ी इकॉनमी है यानी, और वो उसके साथ साथ वो वीटो पावर भी रखते हैं अक़वाम मुत्तहिदा में। और इस खित्ते के लिहाज से जैसे अफ़गानिस्तान का इशू है, ईरान का इशू है, मिडल ईस्ट में उसका बड़ा रोल है, तो फिर अब हम फिर बाइपोलर की तरफ मूव कर रहे हैं या बाइपोलर है इस वक्त दुनिया? बहुत अच्छा और रेलेवेंट क्वेश्चन है, और इसको गुज़िश्ता के साथ अगर अटैच कर दें तो ये जो तीसरा कॉन्सेप्ट मैंने यूज़ किया मल्टीपोलैरिटी का, तो ये हेजमनी की डिबेट के अंदर ये रिसेंटली 2010 से ऊपर जाके स्कॉलर्स में अक्रॉस द ग्लोब ये डिबेट आ गई है कि जो दुनिया है वो आहिस्ता आहिस्ता, ऐसे बड़े बड़े स्कॉलर्स हैं जो इसको बैक कर रहे हैं इस कॉन्सेप्ट को। और ये एकेडमिक्स की फील्ड में ये होता है कि जब आप बैक कर रहे होते हैं किसी कॉन्सेप्ट को, तो अपने आप आर्गूमेंट्स डेवलप करते हैं, लेकिन आप उनको इम्पोज नहीं करते, आप किसी इंडिकेटर्स के ज़रिए उनको सामने लाते हैं अपने किसी रिसर्च वर्क में, ताकि वो आएँ और दुनिया उस फिनोमेना को देख सके कि ये पैटर्न किस तरफ चल रहा है। तो इस वक्त बहुत बड़ी स्कॉलर्स की टीम है जो ये कह रही है कि द वर्ल्ड इज़ टर्निंग इनटू अ मल्टीपोलर हेजमन ऑर्डर। तो इसको हम एकेडमिक्स की फील्ड में पैराडाइम शिफ्ट कहते हैं कि किसी जैसे हेजमनी की दुनिया में, सुपर पावर की दुनिया में यूनिपोलर से अब मल्टीपोलर की तरफ दुनिया शिफ्ट हो रही है। यहाँ पे ये बहुत ज़रूरी है जानना कि ये शिफ्टिंग जो है ये एक कंसर्न का भी, यानी अगर दुनिया को नहीं कंसर्न तो उनको होना चाहिए कि इस शिफ्टिंग के अंदर जब पावर्स एक दूसरे के साथ कोलाइड करती हैं, एक दूसरे को सरपास करती हैं, तो नीचे बहुत ग्लोबल दुनिया में असरात देखे जाते हैं। तो वो असरात जो गैर पावरफुल नहीं हैं वो तो सिर्फ रिसीविंग एंड पे होते हैं, लेकिन पावरफुल जब एक दूसरे के साथ, चूँकि उनके पास एनर्जी है, उनके पास पावर है, उनके पास एक रेस लगी हुई है, तो जब वो एक दूसरे को सरपास करते हैं, तो अगर ऑलरेडी मौजूद हेजमन पिछले को पुश बैक रखना चाहता है, तो अगर वो उसको एग्रेसिवली करेगा तो वो कॉन्फ्लिक्ट्स जनरेट होंगे, और अगर पीछे से आने वाला हेजमन क्रॉस करना चाह रहा है और वो एग्रेसिवली क्रॉस करना चाहेगा, और तो उसको रेजिस्टेंस भी मिल सकती है, और इस एग्रेशन में भी वो कोई ना कोई ग्रुपिंग कर सकता है जिसके असरात बाकी दुनिया पे आ सकते हैं। और जैसे जैसे अब हिस्ट्री में जाएं, पाकिस्तान जैसे बना तो उस वक्त बाइपोलर वर्ल्ड था,
तो अब जब हम कहते हैं पूरा वर्ल्ड ही बाइपोलर था, तो हमें ज़रूर डिस्कस करना चाहिए कि पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शंस थे। तो पाकिस्तान ने उनमें से कौन सा ऑप्शन ऑप्ट किया। तो पाकिस्तान उस वक्त जो है बिल्कुल पास जो है लैंड लिंक होते हुए भी रशिया को बाईपास करके पाकिस्तान ने उस हेजमनी के अंदर जो ग्रुपिंग पसंद की वो अमेरिकन ग्रुपिंग को लाइक किया। अच्छा, इसी को चलें, इसी आपकी बात को हम अपने क्वेश्चन में ऐड कर देते हैं कि जैसे पाकिस्तान की क्रिएशन हुई 1947 में और उस बाईपोलर वर्ल्ड थी। एक तरफ अमेरिका था जो हमसे हज़ारों मील दूर है और एक तरफ हमारी एक रीजनल पार्ट थी जो रशिया है, इस खत्ते की ताकत थी उस वक्त। तो उस वक्त पाकिस्तान ने एक रीजनल पावर के होते हुए भी अमेरिका को ऑप्ट किया। अब इसके पीछे क्या ऐसे मोटिव्स हैं, यानी पाकिस्तान की क्रिएशन के हवाले से ग्लोबल पावर्स के, या उस वक्त ग्लोबल पावर्स का स्टांस क्या था, और पाकिस्तान ने जो अमेरिका को ऑप्ट किया वो उसकी क्या रीज़न्स हो सकती हैं, और पाकिस्तान में अब तक उसमें पाकिस्तान को फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ? जी, फ़ायदा और नुकसान तो एक अलग व्यू पॉइंट है, लेकिन ये बड़ा रेलेवेंट क्वेश्चन है कि पाकिस्तान ने और वहाँ उस वक्त की क़यादत ने या उस वक्त के पॉलिसी मेकर्स ने अमेरिकन ग्रुपिंग को क्यों ज्वाइन किया। तो जब हम हिस्टोरिकली उसको देखते हैं तो पाकिस्तान की ब्रिटेन से जो आज़ादी है और ब्रिटेन की जो अमेरिका के साथ अलाइनमेंट है, उसका हमारे पॉलिसी में, डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर में, यहाँ की कॉलोनियल रोल के अंदर हमें ज़्यादा अलाइनमेंट महसूस हुई। और अगर हम अपनी कोऑर्डिनेशन भी देखें तो थ्रू ब्रिटेन, यानी जो कि हम ब्रिटेन बेल्ट के अंदर उनके साथ इंटरेक्शन में थे, तो थ्रू ब्रिटेन हम अमेरिका के ज़्यादा करीब पाए गए और हमें डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ भी जो हैं वो ज़्यादा करीब लगी। उस वक्त रशिया जो है वो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ और कैपिटलिस्टिक वैल्यूज़ से हट के सोशलिस्टिक और कम्युनिस्टिक वैल्यूज़ की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड था। तो हमें लगा कि बिल्कुल न्यूली बॉर्न जो कंट्री है वो अगर वो ब्लॉक ज्वाइन करती है तो बहुत बड़ी स्ट्रक्चरल चेंज मुमकिन है। और उस ब्लॉक को ज्वाइन करने के लिए नीचे मौजूद पॉलिसी मेकर्स का भी उसके साथ अलाइनमेंट में होना ज़रूरी है, जो शायद उस वक्त नहीं था। बेशक ऑफ़र रशिया की तरफ से थी, लेकिन पाकिस्तान ने अपनी कैलकुलेशन में उस ब्लॉक को ज्वाइन किया। हम उसको पोल या ब्लॉक भी कह सकते हैं। तो फिर उस ज्वाइनिंग के अंदर आपको देखना चाहिए अपने मुल्क को कि आपने इस पूरे 50, 60, 70 साल के दौर में उस एक ज्वाइनिंग के बिना के ऊपर जो आपने ब्लॉक ज्वाइन किया, ग्लोबल पॉलिटिक्स के क्या बेनिफिट्स हासिल किए और क्या लॉसेस जो हैं वो रिसीव किए। तो इसके ऊपर एक एकेडमिक डिबेट भी होनी चाहिए और अपनी आजकल की कैफियत को समझने वाले लोगों को हिस्ट्री में पीछे इसके जाना चाहिए कि उस ग्लोबल पावर स्ट्रक्चर में हमने अपने मुल्क के लिए क्या डायमेंशंस को सिलेक्ट किया। ठीक है, तो शायद उसी का एक हिस्सा हो कि हमने अफ़गानिस्तान के अंदर आगे बढ़ के वॉर में अमेरिका के साथ अलाय हो के रशिया के साथ जो है बैटल लड़ा, वो भी उसी का हिस्सा हो सकता है। शायद ये भी हो सकता है कि इसी वजह से इंडिया की रशिया के साथ जो एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग थी उसके हमें नुकसानात भी हुए हों माजी में। लेकिन ये भी देखा जा सकता है कि हमें जो हमारा ये जोड़ था, जो हमने ब्लॉक ज्वाइन किया, उसके बेनिफिट्स भी हुए होंगे। जैसे 1960s के अंदर वहाँ से जो सुपर पावर होती है उसके इन्फ्लुएंस में जो इदारे होते हैं, जैसे वर्ल्ड बैंक है, IMF है या UNO है, तो वहाँ आपकी एक से है वो आपके ब्लॉक की वजह से कायम हो जाती है। अब 1960s में वर्ल्ड बैंक आपके लिए पैकेजेस लेके आ गया। ये जो अभी मुआहिदा मनसूख हुआ है इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान में, जो मुअत्तल किया है इंडिया ने, सिंतास, ये वर्ल्ड बैंक की मीडिएशन से 1960s के फेज़ में आपको बहुत सारे बेनिफिट लाया। आपका ये स्पेशली पंजाब का जो रीजन है, इसने दुनिया के बेहतरीन कैनाल सिस्टम को उस पैकेज में वसूल किया। हमारे 2 बड़े डैम्स जो हैं वो उस वक्त कंस्ट्रक्ट हुए बड़े डैम्स में से। तो ये और वो खुशहाली भी एग्रीकल्चरल आई क्योंकि आपको असिस्टेंस आ रही थी। लेकिन एट द सेम टाइम आपको और प्रॉब्लम्स भी जो हैं वो फेस करने पड़े। वो उस बाइपोलर वर्ल्ड की प्रोडक्शन थे। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। अगर ये कॉन्टेक्स्ट हटा दिए जाएं तो पाकिस्तानी ऑडियंस सिर्फ इंडिया पाकिस्तान को देखती रहेगी। वो उनके पीछे खड़ी उस वक्त बाइपोलर वर्ल्ड की रियलिटी को नहीं सोचेंगे। तो वो ये नहीं देखेंगे कि इनके झगड़ों के पीछे बाइपोलर वर्ल्ड का भी कोई ना कोई किरदार है। यानी
यानी इंडिया का रशिया के साथ ज्वाइनिंग हैंड्स और पाकिस्तान का अमेरिका के साथ, तो वो भी कोई किरदार मौजूद है। अभी इस तनाजुर में यही सोचने की ज़रूरत है कि हम सिंस लॉन्ग चाइना के साथ फ्रेंडशिप में हैं। जब चाइना अभी ग्रो नहीं भी किया था बहुत, तब भी हम उसके साथ फ्रेंडशिप में अच्छा, हैं। फिर इस तरह तो डॉक्टर साहब जिस तरह पाकिस्तान की एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस उस वक्त दुनिया बाईपोलर थी और पाकिस्तान ने एक ब्लॉक को ज्वाइन कर लिया जो अमेरिकन हेजमनी के अंडर था। अब आके पाकिस्तान का जो चाइना के साथ स्ट्रेटेजिक अलायंस है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है और दुनिया उसको बड़ी, दुनिया के कुछ ममालिक उसको अच्छी नज़रों से भी देखते हैं, कुछ उसको दूसरी नज़र से भी देखते हैं। तो एक तरफ अमेरिका है और एक तरफ चाइना है कि ग्रोइंग इकॉनमी है। आप तो कहते हैं कि ये मल्टीपोलर की तरफ हम जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। चलें फ़िलहाल हम बाईपोलर पे ही ठहर जाएंगे एक वक्त के लिए, थोड़े से लम्हे के लिए। तो पाकिस्तान की इस वक्त जो पॉलिटिकल डायनामिक्स हैं इस रीजन के हवाले से और ग्लोबल वर्ल्ड के हवाले से, तो पाकिस्तान कहाँ स्टैंड करता है? ख़ास तौर पर जब पाकिस्तान इस वक्त देखें उसकी फ़ॉरेन पॉलिसी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की चल रही है कि पाकिस्तान एक तरफ एक हेजमनी के साथ बड़ा स्ट्रेटेजिक अलाइंस रखता है और दूसरी हेजमनी के एक प्रेसिडेंट को हम नोबेल प्राइज़ के लिए रेकमेंड भी कर रहे हैं। और दोनों ताकतें, वो जो दोनों ताकतें हैं वो एक दूसरे के सामने भी खड़ी हैं, लेकिन पाकिस्तान फिर सस्टेन भी कर रहा है, वो दोनों ताकतों को एंजॉय भी कर रहा है। तो ये सारी सिचुएशन मुझे तो समझ नहीं आती, आप ज़रा सर एकेडमिक्स की दुनिया में आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, ये एक कमाल की सिचुएशन है। लेकिन साथ में मैं ये भी ऐड करना चाहूँगा कि अगर यही सिचुएशन हो तो आप इसमें तीसरे हेजमन को भी दाखिल कर लें, क्योंकि पाकिस्तान ने रिसेंटली जो है वो रशिया के साथ भी बहुत मोहब्बतें और पींगें बढ़ाना शुरू की हैं कुछ अरसे से, और हमारी उनके साथ भी एक वेरियस प्लेसेस के ऊपर डायलॉग्स चल रहे हैं, मुख्तलिफ फोरम्स के ऊपर हमारी उनकी कोऑर्डिनेशन भी है। और जो एकेडमिक्स की दुनिया है इसको मल्टीपोलर वर्ल्ड कह रही है, तो ये पाकिस्तान के लिए बिल्कुल ब्रांड न्यू एक सिचुएशन होगी जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा फॉरेन पॉलिसी के एनालिसिस को डेप्थ के साथ देखने की तरफ ले जाएगी। इसके लिए पाकिस्तानी यूथ, पाकिस्तानी जो इंटेलेक्चुअल्स हैं उनको बहुत ज़्यादा ब्रेनस्टॉर्मिंग की ज़रूरत है। नीचे पब्लिक को भी अपनी जो थिंक टैंक्स हैं या इंटेलेक्चुअल्स हैं उनके साथ अलाइनमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि ये जैसे मैं थ्योरी के तनाजुर में पेश कर रहा था, ये बिल्कुल ब्रांड न्यू सिचुएशन है कि अगर हम वर्ल्ड थ्योरिस्ट की ये बात मान लें कि दुनिया मल्टीपोलैरिटी की तरफ जा रही है, तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान तो रिसेंटली द थर्ड जो पोलर जो रीगेन कर रहा है पावर रशिया, उसके साथ भी अपनी कोऑर्डिनेशन को बढ़ा रहा है। तो हम एक क्रॉस रोड के ऊपर हैं इस वक्त, लाइक ऐसे ज़ीरो पॉइंट के ऊपर जंक्शन पे खड़े हैं जहाँ पे 3 सुपर पावर्स के साथ हमने अपने मुल्क की जो फॉरेन पॉलिसी है या डीलिंग्स हैं उनको अलाइन किया हुआ है और फर्दर उसको मैनेज करना है। सो यू नीड अ वेरी स्मार्ट डिप्लोमेटिक इंसाइट टू टैकल दिस सिचुएशन। इसमें कोई दो राय नहीं है कि देन यू नीड वेरी स्मार्ट ब्रेन्स to handle these technical situations, and then you need very smart techniques and ways to basically have a way forward towards these all three multipolar hegemons. अच्छा डॉक्टर साहब, आपने बड़ी खूबसूरती से सारा सीन बयान कर दिया। अब पाकिस्तान अमेरिका के साथ भी खड़ा है, उसके प्रेसिडेंट को हमने नोबेल प्राइज़ के लिए भी नॉमिनेट किया, और चाइना के साथ हमारी गहरी दोस्ती है। आप कह रहे हैं कि हम रशिया की तरफ बढ़ रहे हैं, वहाँ भी हमारी फॉरेन पॉलिसी अलाइन हो रही है। ये तो ज़ाहिर है सिचुएशन तो समझ आ रही है कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं बड़ा स्मार्टली प्ले कर रहा है, बड़ा अच्छा खेल रहा है जी। और उसी मीन टाइम में जो चाइना के इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं दुनिया में वो चल रहे हैं, जैसे आपका जो रोड इनिशिएटिव है उसके ही ऑफशूट के तौर पर हमने एक CPEC साइन किया चाइना के साथ, वो बल्कि वो काफ़ी हद तक कंप्लीट भी हो चुका, अब थोड़े से काम रह गए हैं, वो भी इंशाल्लाह जल्दी हो जाएंगे। तो इसके बारे में भी लोगों के जहनों में कुछ वहम गुमान है, वो कोई इसको मिथ कहता है, कोई रियलिटी की तरफ जाता है, कोई इस चीज़ों को फैंटिसाइज कर रहा है। तो ये फैक्ट चेक कैसे हो सकता है? यानी हम तो एक ऐसी गुफ्तगू कर रहे हैं ना जहाँ लोगों को रियल इन्फॉर्मेशन दे सकें। तो एक मल्टीपोलर वर्ल्ड है, एक ताकत के साथ हम अलाइन हो रहे हैं, एक ताकत को हम अप्रिशिएट कर रहे हैं और एक ताकत से हम बेनिफिट्स भी ले रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों को अगर कंबाइन करके, को अलाइन करके हम लोगों को बताना चाहें कि एग्जैक्ट फैक्ट चेक करना हो, लोगों ने करना हो, और हम अपने तौर पे उनको बताना चाहें कि असल फैक्ट ये है,
लोग मिथ देख रहे हैं, फैंटेसी की चीज़ों को देख रहे हैं, लोगों को मिस गाइड भी किया जाता है। तो हम लोगों को एक अच्छी और रियल बात बताना चाहेंगे, तो वो प्लीज़ आप बताइए लोगों को कि असल में हम हैं क्या और कहाँ खड़े हैं। इसके लिए आपका जो ये सेशन है ये तो बहुत अच्छी रहनुमाई कर सकता है। आपके सवाल से 2-3 डायमेंशंस हैं, मैं चाहूँगा कि थोड़ा थोड़ा करके मैं उन सबको एड्रेस कर दूँ। सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि आप तारीख़ी एतबार से देखें कि पाकिस्तान बाइपोलर वर्ल्ड में 1947 से 19 ऑनवर्ड्स जो है अमेरिकन ब्लॉक का हिस्सा बन के कितने मसाइल से या कितने बड़े बड़े नज़्म से या बेहतरियों से भी गुजरा है। तो उसमें आप हेजमन के किरदार को निगलेक्ट ना करें। ठीक है। जैसे मैंने अभी 1960 की दिहाई की एग्रीकल्चरल और डैम्स और कैनाल्स और वर्ल्ड बैंक की और सिंतास मुआहदे की भी कोई बात की, तो वो भी आप उसी तनाजुर में गिने। उसके बाद जो वॉर्स हुई हैं उसमें भी इंडिया और रशिया की आपस में जो हमाहंगी थी उसका हम पे जो असर हुआ उसको भी उसी में गिने। उसके बाद जो अफ़गानिस्तान में वॉर हुई जिसमें दोनों बाइपोलर वर्ल्ड एक दूसरे के आमने सामने थे, एक काइंड ऑफ प्रॉक्सी थी कि एक बहुत दूर से एक्सपेंशन पॉलिसी लेके एक कंट्री आ रही है और आपने उसको अफ़गानिस्तान में ब्लॉक किया और आप क्लियर अलाए थे वेस्टर्न ब्लॉक के और अमेरिकन ग्रुप के, तो वो भी आपने उसी तनाजुर में लड़ी, वो आपकी ज़ाती जंग तो नहीं थी। ऐसे ही आप 21st सेंचुरी के चढ़ते ही वॉर ऑन टेरर देखें तो उसका कौन है लेके आने वाला, वो आपकी वॉर डायरेक्ट तो नहीं थी, आप तो अपने इंटरनल अफेयर्स में बिजी थे, तो वो भी ग्लोबल वॉर थी। जो अमेरिकन वॉर थी वो भी आपको अपने उस ब्लॉक होने की वजह से बहुत सारी कुर्बानियों के साथ लड़नी पड़ी। तो ये एक रियलिटी है। यानी रियलिटी का मतलब है कि आप तारीख की किताबें खोलेंगे, स्टेट की पॉलिसी देखेंगे, आपकी ग्रुपिंग वो वाज़े है। तो वहाँ से सबको पता चलना चाहिए कि हमारे इतने बड़े बड़े एरिया, अफगान वॉर ऑन टेरर और अच्छे एरियाज़ में डेवलपमेंट और ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे उस सुपर पावर साथ अलाइनमेंट के अंदर की वजह से हैं। ऐसे ही हमें ये सोचना चाहिए कि अगर चाइना मल्टीपोलर वर्ल्ड के अंदर आगे आ रहा है तो अब हमारा उसके उस मल्टीपोलर एम्बिशंस के अंदर भी एडजस्ट होना ज़रूरी है। इसलिए मैं आपके ऑडियंस तक और बाकी सब तक नॉलेज की दुनिया से ये फैक्ट ज़रूर रखना चाहूँगा कि चाइना ने इस 21st सेंचुरी में आज तक की होने वाली पूरी दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेड का जो प्रोजेक्ट है, यानी उसके वॉल्यूम, उसमें इन्वेस्टमेंट के एतबार से और कितने लोग उसमें, कितने मुल्क उसमें अटैच्ड हैं, उस एतबार से इंसानी तारीख ने इससे बड़ा एक प्रोजेक्ट नहीं देखा। उसको BRI बोलते हैं, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। उसकी छोटी मोटी डायमेंशंस भी हैं, तो वो चाइना ने इनिशिएट किया। जो एकेडमिक की फील्ड के लोग हैं वो उसको चाइना का एक इकोनॉमिक हेजमोनिक टूल भी समझते हैं कि इसके ज़रिए वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, अपने जो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है उसको गेन कर रहा है। कहीं ना कहीं वो स्टडी में लेके आते हैं, उसको कंसीडर भी करते हैं कि इन्फ्लुएंस जो है वो रीजनल नहीं रहा, कॉन्टिनेंटल नहीं रहा, ग्लोबल हो गया। 160 से ज़्यादा मुल्कों की उसमें हमांगी है, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स उसमें इन्वेस्टेड हैं। तो अब ये उनका प्रोजेक्ट है। उसका पहला ऑफशूट BRI का पहला प्रोजेक्ट का ऑफशूट CPEC है। तो अब इसको पाकिस्तानी प्रोजेक्ट समझना वो इस एतबार से पाकिस्तान में तो वकू पजीर है, लेकिन हम तो अपनी लोकल पॉलिटिक्स में और इंटरनल अफेयर्स में इतने मसरूफ़ थे, हम तो इतने कर्ज़ों में डूबे हुए थे कि हम तो इतना बड़ा, इतने मल्टीट्यूड ऑफ इन्वेस्टमेंट का प्रोजेक्ट नहीं कर सकते। किसी और हेजमोनिक पावर के एम्बिशंस में आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी आई है कि उनके डिज़ाइन में फिट होता है। वो बहुत सारे कॉरिडोर्स बना रहे हैं। उन्होंने इनिशियली 6 कॉरिडोर्स को स्टार्ट किया, उनका पहला कंप्लीट होने वाला ये कॉरिडोर है, तो CPEC है। अब ये कॉरिडोर किस चीज़ का है? एनर्जी का है, इंफ्रास्ट्रक्चर का है, रोड्स बेहतरी, रेल बेहतरी, एनर्जी के ज़्यादा सोर्सेज, कनेक्टिविटी के अंदर उनके इकोनॉमिक मॉडल का वो एक प्रोजेक्ट है। लेकिन उस प्रोजेक्ट में चूंकि वो ग्लोबल है, हेजमन है, रीजनल भी उसकी डायमेंशन है, तो आप अपनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन की वजह से, अपनी ज्योग्राफिकल लोकेशन की वजह से उनको बेस्ट सूटेबल है। तो उन्होंने इसको फ्रेंडशिप में नहीं किया। अगर सिर्फ आपके फ्रेंडशिप में किया होता तो बाकी 5 ना करते। उन्होंने अपनी किसी डायमेंशन में किया है। तो हमें ये जरूर सोच लेना चाहिए कि CPEC इज ऑफर्ड बाय चाइना। CPEC इज एन ऑफशूट ऑफ अ फ्लैगशिप, पहला प्रोजेक्ट
ऑफ BRI। BRI इज़ अ चाइनीज़ प्रोजेक्ट। तो हमें ये देखना चाहिए कि ये अपॉर्चुनिटी हमें इस ग्रोइंग न्यू ग्लोबल हेजमन के जो एक्सपेंशनरी पॉलिसीज़ हैं उसके अंदर अवेलेबल हुई है, और ये हमारे लिए मतलब एक आउटर ऑप्शन है। ये जब आई थी तो उस वक्त ही हमने डिसाइड करना था कि आया हम इसके बेनिफिशरी हो सकते हैं। आप अगर न करते तो वो ये बेनिफिट किसी और के साथ जाके डील कर लेते। आपके पास अपनी पॉलिसी में उस वक्त रेडीनेस ज़रूरी थी कि आपके पास ऑप्शन आई है, आप उसको कैसे अवेल करते हैं। आई थिंक कि पाकिस्तान ने उसको अवेल किया। अब ये अच्छा है या बुरा है, इसके लिए आपको वो जो हेजमोनिक पावर के एम्बिशंस हैं उनके अंदर जाके एक एकेडमिक स्टडी करनी पड़ेगी कि ये हेजमन कैसा है। ठीक है, उसके लिए हेजमन के अपने फीचर होते हैं, हेजमन के अपने नेचर होते हैं। तो वो ये हेजमन कैसा है, उसके अपने इंडिकेटर्स होते हैं, वो खुद कैसा अपने बारे में क्लेम करता है, क्या वो अभी धौंस के साथ काम कर रहा है या वो विन विन स्टेट देता है स्टेट को, क्या वो ट्रेड के अंदर बहुत आगे बढ़ रहा है या अपनी बात को लागू करने में बहुत प्रेशराइज कर रहा है। तो ये हेजमन के फीचर्स होते हैं। तो आपने डिसाइड करना होता है कि इस हेजमन के साथ हो सकता है वो इतना फ्लेक्सिबल इनफ हो, अपने सॉफ्ट पावर के थ्रू एक कॉन्सेप्ट यूज होता है कि वो सॉफ्ट पावर इमेज से इतनी दुनिया को अपने साथ कर सका है। तो हमारे नीचे जो ऑडियंस है उनको इन रियलिटीज को कंसिडरेशन में रखना चाहिए। उसमें सब कुछ पाकिस्तान की तरफ से ही नहीं गिरना चाहिए। फर्ज करें आप वॉर एंड टेरर में अलाए थे, वॉर तो हेजमन की थी। अच्छा, आप वॉर इन अफगानिस्तान में एक अलाए के तौर पे फोर फ्रंट पे आके खेलने वाले थे, लेकिन वॉर तो दो हेजमन्स की थी आपस में, बाइपोलर वर्ल्ड की थी। तो आपको यूं दुनिया को, यही गुफ्तगू के शुरू में भी मैंने कहा था कि जो 21st सेंचुरी में यूथ या लोग आए हैं और बहुत सारी बातें सुन रहे हैं, तो उनको अपने नज़र में जो ग्लोबल इन्फ्लुएंस है किसी चीज़ का, कि पावर का हमारे ऊपर क्या असरात होते हैं, हमारी पॉलिसीज़ के ऊपर, गवर्नमेंट के ऊपर, स्ट्रक्चर के ऊपर। फ़र्ज़ करें अगर आपका CPEC अच्छा बन जाए, रोड अच्छे बन जाए, कनेक्टिविटी अच्छी हो जाए, आपके इंटरनेट की अच्छी कनेक्टिविटी हो जाए, आपका रेल जो है वो मॉडिफाई हो जाए, तो ये किसी सुपर पावर के एक्सपेंशनरी एम्बिशन का एक पार्ट है जो आपने एंजॉय किया। इसलिए कहते हैं कि सुपर पावरिज्म जो लास्ट सेंचुरी में रहा है उसने दुनिया को बहुत ज़्यादा तरक्की दी है। उसने दुनिया को बहुत ज़्यादा अपनी चीज़ों को फैलाने में, वो जो आइडियाज़ लेके आया वो एक तरक्की थी, वो जो कल्चर लेके आया वो दूसरी तरक्की थी। ये जो आपको मैकडॉनल्ड्स और पिज़्ज़ा हट और ये दीगर चीज़ें फ़ौरन मिलती हैं, ये भी उसी का एक पार्ट था, वरना शायद दुनिया में दूरी हो जाती, ये काम देर से होता। तो हेजमन ने अपनी पावर, अपने रिसोर्सेज के ज़रिए इसको एक्सेलरेट किया। जो इसको अच्छा समझते हैं वो ये कहते हैं कि ये बेनिफिट हैं जो आपको हेजमन के थ्रू मिले हैं, वरना आप ट्रांजिशन के अंदर ज़रा स्लो चलते। और ये हेजमन्स की रेस जो है ये दुनिया में कुछ डेवलपमेंट लेके आती है, क्योंकि हर हेजमन अपनी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ को शो करने के लिए, अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ को शो करने के लिए, अपनी कल्चरल स्ट्रेंथ को शो करने के लिए, हत्ता कि अपनी लैंग्वेज को भी स्ट्रेंथन करने के लिए टूल्स अपनाता है और वो पेनिट्रेट करता है स्टेट्स के अंदर। और उससे क्या होता है, एक ओपननेस का कल्चर होता है, जिसे हम कहते हैं कि ग्लोबलाइजेशन को एक्सेलरेशन मिला एक हेजमोनिक पावर के जरिए। आपके कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान ने जहाँ CPEC जैसे इकोनॉमिक प्रोजेक्ट्स को एंजॉय किया है, तो पाकिस्तान वहाँ बहुत सारी कल्चरल और एजुकेशनल चीज़ों को भी इंजॉय कर रहा है। जैसे हमारे स्टूडेंट्स हैं वो पूरी दुनिया में इससे स्कॉलरशिप्स ले रहे हैं। अच्छा, अमेरिका में भी जाते हैं, चाइना में भी जा रहे हैं, यूरोप में भी जा रहे हैं, और इधर हमारे जो मिडिल ईस्ट के कंट्रीज़ हैं वहाँ भी हैं, तुर्की भी जाते हैं, और पैसिफिक रीजन जैसे मलेशिया, इंडोनेशिया वहाँ भी जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि जहाँ आपकी जो हेजमोनिक पावर्स होती हैं वो अपने कंपटीशन में दुनिया को कुछ ना कुछ बेहतर चीज़ें भी देते हैं। यानी जहाँ वो आपको लड़ाइयों में घसीटते हैं वहाँ कुछ चीज़ें आपकी बेहतरी के लिए भी होती हैं। जैसे आपने अभी कहा कि ये वाला जो हमारा CPEC का जो प्रोजेक्ट है ये बेसिकली चाइना की जो BRI इनिशिएटिव है उसका एक ऑफशूट है, और हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि हमारे बहुत ज़्यादा फ़ायदे में था। और अगर कुछ चीज़ें जब हम बाईपोलर वर्ल्ड में या मल्टीपोलर वर्ल्ड में जाते हैं तो ज़ाहिर है कुछ चीज़ें हमारे लिए नुकसानदेह भी होती हैं, कहीं ना कहीं चीज़ें हमें कंप्रोमाइज़ भी करना पड़ जाती हैं।
तो वहाँ दुनिया ख़ास तौर पे पाकिस्तानी माशरे में वहाँ लोग आके कंफ्यूज हो जाते हैं। जी जी बिल्कुल ऐसे। तो उसी लिए तो इस तरह के सेशंस बहुत इंटरेक्टिव हैं कि उनको कुछ रियलिटी जो है उसकी तरफ इंट्रोड्यूस करवाया जाए। जैसे मैं अभी बिल्कुल रिसेंट तनाजुर में आपको आपकी बात से एक बात निकली है, मैं समझता हूँ कि आपके ऑडियंस को उसका बड़ा फ़ायदा होगा, लेकिन ये एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से है। अब देखें फैक्चुअली लोगों के पास बहुत सारी मालूमात इस वक्त आ चुकी हैं। बिल्कुल रिसेंटली अभी पाकिस्तान इंडिया की वॉर हुई है और अभी इसराइल और ईरान की भी वॉर हुई है और ये बहुत मतलब इस वक्त की बड़ी बड़ी वॉर्स हैं। लेकिन आपने नोट किया होगा, मैं इसका एक एरिया हेजमनी के साथ मिला के आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ ताकि पता चले। अब जब पाकिस्तान इंडिया की वॉर हो रही थी, ये कतई नज़र इसके कि वॉर जो है वो मतलब किसने पहले एंड अप करने के लिए, अब वॉर तो वॉर होती है, डिस्ट्रक्टिव होती है, नुकसानदेह होती है, लेकिन आपने देखा होगा कि एक हेजमन जो है वो उसका जो है वो लेना चाह रहा है क्रेडिट कि ये बंद मैंने करवाई। ठीक है, यानी कि मैं वॉर को पीस में मैंने बदला। चलें उसके वेयर अबाउट्स पे नहीं जाते, यानी उसकी डिस्कशन के ऊपर बहुत डिस्कशन हो रही हैं, लोग कर रहे हैं, लेकिन मैं सिर्फ इस जो हमारा टॉपिक है उससे रेलेवेंट बता रहा हूँ कि वो कह रहा है कि मैंने ये वॉर बंद करवाई। हत्ता कि इसराइल और ईरान की भी जंग बंदी में वो कह रहा है कि मैंने ये करवाई और उसकी बेस के ऊपर वो कह रहा है कि मुझे नोबेल प्राइज़ भी मिल जाना चाहिए। अभी एक ट्वीट का तज़किरा था कि 6 टाइम्स नोबेल प्राइज़ का तज़किरा हुआ। आप सिर्फ इसी को गिन लीजिए कि जो थ्योरिस्ट होते हैं वो बहुत 1970s की एक थ्योरी है, उसको हेजमोनिक स्टेबिलिटी थ्योरी कहते हैं। ये नज़रिया है जो पेश किया गया, जो इस तनाजुर में है कि जो हेजमन होता है वो दुनिया में स्टेबिलिटी और पीस को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी होता है, अच्छा होता है। और उसके जो फेवर में बात करने वाले लोग हैं वो जंग और अमन की दुनिया में कहते हैं कि अगर जंग हो जाए तो स्टेबिलिटी को, और अमन भी हो तो स्टेबिलिटी को मेंटेन रखने में हेजमोनिक पावर का, एक सुपर पावर का होना बहुत ज़रूरी है। और ये जो रिसेंटली ट्रंप के जो 2 क्लेम्स हैं कि मैंने ये बंद करवाई हैं और वो यूनिपोलर हेजमन भी है, तो हम रेलेवेंस देख सकते हैं इस थ्योरी के साथ। बेशक इस थ्योरी के ऊपर भी क्रिटिकल एनालिसिस करने वाले लोगों ने और गुफ्तगू की होगी, लेकिन वो यहाँ पे रेलेवेंट हो रहा है कि 1970s की थ्योरी है, लेकिन उन्होंने रिसर्चर्स ने कहा कि हेजमोनिक स्टेबिलिटी थ्योरी का एक एरिया ये है कि जिसमें जैसे कि लफ्ज़ कह रहे हैं हेजमोनिक स्टेबिलिटी, कि जो हेजमन होता है वो स्टेबिलिटी लाता है, अमन लाता है। इसलिए अमेरिका चाहता है कि जो दुनिया का जो तवाज़न है, बैलेंस ऑफ पावर है, वो हमेशा अपने कंट्रोल में रखना चाहता है। हाँ जी, ये भी है कि वो यूनिपोलर कंट्रोल में रखना चाहता है, लेकिन जो मल्टीपोलर वर्ल्ड है वो ये कह रहा है कि अगर यूनिपोलर वर्ल्ड मेंटेन ना भी हो तब भी मल्टीपोलर वर्ल्ड जो है अगर उसकी कोई डायमेंशन सेट हो गई तो एटलीस्ट जो रीजन्स हैं, जो दुनिया है, शायद वो अमन की तरफ रहे। जैसे बैलेंस ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट था, ये भी यहीं से निकला कि जब 2 पावर्स बैलेंस होती हैं पावर में, अपनी स्ट्रेंथ में, तो वो एक दूसरे से जंग नहीं करती। तो इसको बैलेंस ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट कहते हैं, जो कि बायपोलर के साथ बहुत अटैच था। अच्छा डॉक्टर साहब, ये मुझे ये बताइए, हम तो वैसे ये जो मिथ और रियलिटी की कन्फ्लिक्ट चल रहा है इस वक्त, हम तो अपने लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि रियल इन्फॉर्मेशन दी जाए, लोग अवेयर हों इस बारे में। लेकिन एक चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूंगा तो उसका फिर आप जवाब दीजिए। मेरा एक इंटरव्यू था किसी वैकेंसी के लिए, तो वो इंटरव्यू मेरा बहुत अच्छा हुआ, 40 मिनट का इंटरव्यू था, बहुत ज़बरदस्त हुआ, और मुझे इंटरव्यू के एंड में लग रहा था कि अब मैं रिजेक्ट नहीं होता, लेकिन मैं उसमें रिजेक्ट हो गया था। उसमें एंड में एक सवाल आया था कि क्या जो फॉरेन पॉलिसी है वो पब्लिक पॉलिसी है? तो मैंने फरते जज्बात से कहा जी बिल्कुल, ये तो पब्लिक पॉलिसी होनी चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए कि उसका मुल्क क्या कर रहा है, कहाँ कर रहा है। तो उसने फिर मुझे कहा कि आप ज़रा सोच के बताएं कि ये फॉरेन पॉलिसी पब्लिक पॉलिसी होना चाहिए। उसने फिर कोट किया कि पाकिस्तान और अमेरिका के मामलात हैं, पाकिस्तान और सऊदीया के कुछ मामलात हैं, और पाकिस्तान चाइना के साथ भी चल रहा है, तो ये सारी चीज़ें आम आदमी को पता होनी चाहिए। मैंने कहा जी आम आदमी का मुल्क है, उसको पता होने चाहिए। तो मैं उस इंटरव्यू में फ़ेल हो गया। तो मुझे अच्छा उस वक्त तो मुझे फ़ील हुआ कि यार मेरे साथ गलत हुआ है, लेकिन अब आके जब ये पाकिस्तान और इंडिया का ये वाला एपिसोड हुआ पहलगाम के बाद, और उसमें अमेरिका ने एक रोल प्ले किया, चाइना का भी एक रोल था, तो उसमें मैंने देखा कि यार बहुत सारी चीज़ें कॉन्फिडेंशियल भी होती हैं, हर चीज़ आवाम को नहीं बताई जा सकती, ना हर चीज़ आवाम को पता होनी चाहिए। तो मुझे फ़ील हुआ कि उस वक्त मैं जो इंटरव्यू में फ़ेल हुआ था ना, तो वो ठीक हुआ था,
तो अब मुझे ये बताइए, मैं तो कहता हूँ आज मैं तो इस चीज़ का कायल हूँ कि ये जैसे ग्लोबल पार के हेजमन का रोल है, ये सी पैक है, ये बी आ रही है, उसमें लोगों का क्या रोल है, मुल्क कहाँ कहाँ खड़े हैं। मेरा एक ज़ाती ख्याल है कि हर चीज़ आम आदमी को नहीं पता होनी चाहिए जी, यानी ये मुल्क की लेवल की बातें होती हैं और इसमें बहुत सारे सिक्योरिटी कंसर्न्स भी होते हैं, बहुत सारे दुनिया के ऐसे एक म्यूचुअल कंसर्न भी होते हैं, और कहीं कहीं आपने बाईलैटरली खेलना होता है, कहीं कहीं आपने मल्टीलैटरली खेलना होता है। तो आम आदमी की समझ में बातें आती भी नहीं है और आनी भी नहीं चाहिए कि वो जज्बाती होता है, उसके पास इंफॉर्मेशन नहीं होती। हम जो समझाने की कोशिश कर रहे हैं ये एक अच्छी कोशिश है या हमें थोड़ा सा एहतियात कर लेनी चाहिए कि नहीं? नहीं, अब डॉक्टर साहब कितना खूबसूरत सवाल है, मतलब कितना रेलेवेंट है और कितना ज़रूरी है। हो सकता है बहुत सारे जहनों की आवाज़ हो जो आपने बात की है, आपको तो एक सिचुएशन में वो क्वेश्चन फेस करने को मिला, लेकिन ये सवाल है तो सही कि क्या हर ख़बर हर किसी के लिए ज़रूरी है। तो आपने ख़ुद भी देखा होगा कि ख़बरों की दुनिया में और प्रोफेशंस की दुनिया में जो हम नॉलेज इम्पार्ट करते हैं वो हर किसी की डोमेन, हर ख़बर नहीं होती ना, आप पूरे आ सकते हैं। तो और क्योंकि हर जो प्रोफेशन है उसकी अपनी अपनी डोमेन होती है। फ़र्ज़ करें एक जहाज़ किस तरह चलाना है, तो उसकी जो इन्फॉर्मेशन है रूट्स की, हर चीज़ की, वो पायलट को पता है। तो आप अब हर बंदे को पायलट भी नहीं कर सकते, कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं है कि हर बंदे को ये आप समझा दें कि आपके पास ये नॉलेज होना भी ज़रूरी है, लेकिन काम चल रहा है। ऐसे ही मुल्क चलाने वाली जो टीम होती है तो उसकी सिलेक्शन और उनके बैक एंड के ऊपर जो थिंक टैंक्स होते हैं, जो आपके जहन, आपके मुल्क का एक ब्रेन होता है, तो उसका होना और उसकी फैसिलिटीज़ का होना, मेरे ख़्याल में पाकिस्तान जैसा मुल्क उसकी एडिक्वेट जो ज़रूरत है उसको पूरा करता है, लेकिन अभी भी उसमें बहुत ज़्यादा रूम मौजूद है। उसमें जो है यहाँ तक कि आप ये बुनियादी चीज़ें समझ के आ जाएं तो तब जाके आप डिप्लोमेटिक वर्ल्ड के अंदर अपनी बातें कर सकते हैं। मैं आपकी बात से ये कहना चाहूँगा कि अभी हमारे पुरानी पॉलिटिक्स में साइफ़र का एक तज़किरा आ गया, तो अब साइफ़र जो है वो बेशक पब्लिक में इंट्रोड्यूस हो गया, लेकिन ये जो डिप्लोमेटिक मतलब एक कम्युनिकेशन होती है और डिप्लोमेटिक एरिया की एक टर्मिनोलॉजी भी है और उसके अपने नॉर्म्स और मैनर्स भी हैं। तो लेकिन ये कि वो किसी मौके के ऊपर पब्लिक को इंट्रोड्यूस भी हो गई, अगर उसका कोई टेक्निकल एरिया जो है वो किसी ने समझा कि इसको मार्केट में बताना चाहिए तो, लेकिन यहाँ पे ये ज़रूर मौजूद है कि इस तरह की बहुत सारी टेक्निकलिटीज़ जो हैं वो स्टेट्स की दुनिया में नॉर्म्स के तौर पे मौजूद होती हैं और उसको फॉलो किया जाता है। और चूँकि वो एग्रीमेंट्स की सूरत में होती हैं या प्रैक्टिसेस या एक स्टेट के मेयार की सूरत में होती हैं, तो उसको तकरीबन सब के सब लोग जो हैं वो ऑनर करते हैं। नीचे जो पॉलिसी आती है उसके लिए ज़रूरी होता है कि वो पॉलिसी दी जाए जिसका नीचे ज़रूरत है। और आपका ये जो सवाल है कि पब्लिक पॉलिसी सब कुछ होनी चाहिए कि नहीं, तो मैं ये कहूँगा कि कुछ डिस्टिंक्शन तो शायद हमेशा ही हर मुल्क में ही सिक्योरिटी की रह जाएगी कि आप ये नहीं करेंगे, उसकी तो ज़रूरत होती है, तो और वो बहुत ज़रूरी होती हैं, वो आपके मुल्क के इंटरेस्ट में प्लान्स का हिस्सा होती हैं। लेकिन अगर आप चाहें कि आप बहुत पब्लिक को साथ लेके चलें तो आपको सबसे पहले लिटरेसी बढ़ानी पड़ेगी, और वो भी कहीं 90% 95% के करीब जाके जब आपका लिटरेसी रेट हो, और लिटरेसी भी अपनी ट्रू मीनिंग्स में हो, यानी सिर्फ अंगूठा छाप लिटरेसी ना हो। लिटरेसी का मतलब है कि आपके सिटीजन्स जो हैं वो वेल एजुकेटेड हों, वो वेल लिंक्ड हों, पार्टिसिपेंट हो आपके पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में, अपनी एस्पिरेशंस और विशेस को थ्रू वोट्स, थ्रू हर चीज़ पॉलिसी के ऊपर इन्फ्लुएंस कर सकते हो, तब जाके ये इतनी सारी बातें जो हैं वो खुलेंगी। मेरे ख़्याल में नॉलेज की दुनिया में, ख़बरों की दुनिया में, अगर आप ये उसूल आज रिपीट कर लें कि एक तो नॉलेज है किसी चीज़ का जानना, यानी किसी अननोन को नोन कर लेना, लेकिन नॉलेज की दुनिया में ये भी जान लें कि जब आप इस दुनिया में कदम रखेंगे तो कुछ एरियाज़ आपकी अप्रोच से बाहर होंगे, कुछ रिवायतन बाहर होंगे, तो आपको ये भी जान लेना चाहिए कि कुछ नॉलेज अभी मेरी दस्तरस में नहीं है, ये भी नॉलेज हो जाना ज़रूरी है, वरना ये नीचे बेचैनी पैदा करता है। अच्छा, वो जैसे मैंने कहा ना कि हर बंदे को ये चीज़ें पता नहीं होनी चाहिए, मैं उसको बैक करने के लिए
अमेरिका में तो लिटरेसी रेट मोर देन 95% है ना। और वो बड़ा इन जैसे आपने कहा कि बड़ा अच्छा नॉलेज होता है वहाँ आम अंगूठा छाप पढ़े लिखे नहीं होते। तो वहाँ अमेरिका ने जो रोल प्ले किया है इंडिया और पाकिस्तान के मामलात में, और चाइना और ईरान और इज़राइल के मामलात में, तो वहाँ भी हर चीज़ उस पब्लिक को नहीं बताएगी कि इसके बैक में क्या हुआ था। ठीक है, उन्होंने कोई रोल प्ले किया होगा तो, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया होगा कि इसके पीछे नेगोशिएशन क्या हुई थी, गिव एंड टेक क्या हुआ, ये सारी चीज़ें तो पब्लिक नहीं ना हुई। तो इसका मतलब यही है कि फॉरेन पॉलिसी को पब्लिक नहीं होना चाहिए। हाँ, छोटी मोटी चीज़ें आम आदमी को पता होना चाहिए, जितनी हमने समझाने की कोशिश की है इतनी। तकरीबन मेजर फॉरेन पॉलिसी तो बहुत क्लियर भी होती है, लेकिन उसके पीछे जो हिडन मोटिव्स होते हैं वो और उसके अंदर जो टेक्निक्स टू गो अबाउट होती हैं वो एक अलग शोबा है। वो स्टेट अपनी वल्नरेबिलिटी को देख के कि मैं कितने डेंजर में हूँ, मेरे कितने मफादात हैं, तो वो स्टेट इंटरेस्ट को मुकद्दम रखते हुए वो डिज़ाइन करते हैं। लेकिन अगर आप बिल्कुल कोई फॉरेन पॉलिसी नहीं रखते तो आपके साथ मुल्क कैसे अलाइन करेंगे? और ये जो अलाइनमेंट है, स्पेशली जो यूएन का फोरम है या और कोई आईजीओज हैं, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे अभी हम सब लोग अभी कल परसों ही जो है ये शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका इजलास हुआ है एससीओ का। तो आपने देखा कि ये अब रीजनल लेवल पे चाइना की जो और रशिया की मौजूदगी के साथ रीजनल जो ग्रुप है उसका एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। हालांकि आप उसके फ़ायदे देखेंगे, अब फ़ायदे देखेंगे कि अभी जंग हुई है, पाकिस्तान और इंडिया उसके मेंबर हैं, फिर भी कहीं ना कहीं किसी न किसी फोरम पे दे आर टुगेदर। तो ये इन फोरम्स का फ़ायदा भी है। लेकिन ये फोरम्स आपको इनवाइट करते और बुलाते तब हैं जब ऊपर कोई सुपर पावर, कोई इन्फ्लुएंशियल पावर बैठी हो जिसके कंट्रोल में आप बैठ के कर सकें। यही यूएन का भी है और यही यहाँ पे बाकी ऑर्गेनाइजेशंस का भी है कि ये मीडिएशन के लिए, इंटरेक्शन और कोऑपरेशन के लिए प्लेटफॉर्म मुहैया करते हैं। फ़र्ज़ करें जंग की बुनियादों के ऊपर तो थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट आया कि इंडिया ने नोट नहीं लिखा वहाँ पे एलामिये में कोई चीज़ें, लेकिन उसके साथ साथ जो एससीओ के साथ साथ सियाहत के लिए, कोऑपरेशन के लिए और कल्चरल के लिए जो मिनिस्ट्रीज़ आपस में काम कर रही थी, उन्होंने बहुत सारे मुल्कों के आपस में जो है एमओयूज़ और जो चीज़ें हैं वो मैनेज होती गई। तो वहाँ कोऑपरेशन बढ़ रही है, कल्चरल कोऑपरेशन, इंटरेक्शन, मेल जोल बढ़ रहा है। तो ये फोरम कुछ ना कुछ काम कर देते हैं। कुछ ना कुछ एरियाज़ हमेशा क्रिटिकल रहते हैं, उसमें हर स्टेट की अपनी रिजर्वेशंस होती हैं। ये जो कॉन्सेप्ट है, ये मैं अब इसको एक एंड नोट देना चाहूँगा इस गुफ्तगू को, कि जब हम मुल्कों की आपस में बात करते हैं और आप क्लियर पब्लिक पॉलिसी की बात कर रहे थे, तो आप स्टेट को भी एज एन इंडिविजुअल समझें जो कि बेपनाह कॉम्प्लेक्स है। जैसे हम अपने घर में और रिश्तेदारों में और इलाके में मुख्तलिफ इंडिविजुअल से मिलते हैं और इंसान डायनेमिक है, ऐसे ही अगर स्टेट्स को इंसान रन कर रहे हैं और वो 200 का काफिला है, तो ये भी बहुत ही कॉम्प्लेक्स किस्म का रिलेशन है। इसमें हर चीज़ हर बंदा डिस्क्लोज नहीं करता। अगर हम अपने इंडिविजुअल्स को भी देख लें, हम वक्त का इंतज़ार करते हैं, हर चीज़ हर एक पे वाजे नहीं करते, और बहुत सारे लोग जो बहुत वाजे कर देते हैं और उनको रुकावट देने वाले पहले आ जाते हैं, बाज़-औक़ात आप एम्बिशंस में फेल भी हो जाते हैं। तो ये ह्यूमन नेचर के अंडर ही ये स्कीम चलती है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब हम एंड की तरफ चलते हैं। बिल्कुल ऐसे। तो हमने कोशिश की है लोगों को रियल इन्फॉर्मेशन देने की, थोड़ी थोड़ी टर्मिनोलॉजीज़ को समझाने की, ताकि लोग मिथ से बाहर आएँ, फैंटेसी से बाहर आएँ और रियल इन्फॉर्मेशन की तरफ आएँ। और सब मैं यहाँ पे इससे पहले कि आप कोई बात करें, मैं यहाँ साथ में ये भी ऐड कर दूँगा कि बेशक रियलिटी बिटर होती है, यानी कभी कभी, और कभी कभी बहुत फैसिनेटिंग भी होती है। तो रियलिटी की तरफ अप्रोच करने की कोशिश करनी चाहिए। आंखें बंद करने से हकाइक तब्दील नहीं होंगे। ठीक है। कभी कभी हमारी जो सोसाइटी है वो बहुत फैंटेसाइज्ड किस्म के, फैंटेसी का क्या मतलब है कि आप जो ना एग्जैजुरेटेड स्टेट ऑफ माइंड पे चीज़ों को ले रहे हैं, और फैंटेसी के पीछे एक पर्पस भी यही होता है, ये जो टेम्परेरी गेन्स होते हैं कि मेरी बात सुन ली जाए, मेरी बात जगह पकड़ ले, पॉपुलर हो जाए। तो बाज़-औक़ात लोग जो हैं फैंटेसी का सहारा ले लेते हैं, लेकिन उसमें वो रियलिटी को बाज़-औक़ात पसे पुश डाल देते हैं। तो वो वक्ती ऑडियंस तो जनरेट कर देती है, वक्ती कोई ना कोई माहौल में, लेकिन वो रियलिटी से आपको दूरी रखती है। और रियलिटी की तरफ लोग जाते क्यों नहीं है?
एक फीचर ये हो सकता है कि रियलिटी बाज़ों का बहुत पेनफुल होती है, यानी आप रियलिटी के पीछे गए हैं तो आपको पता चला कि यहाँ तो मेरा फॉल्ट था, यहाँ तो मुझे कोई हार आई हुई है, तो लेकिन उसके पीछे जाए बगैर आप ना करेक्शन कर सकते हैं और ना उसको रिपीट होने से अवॉइड कर सकते हैं। और अगर आपने फैंटेसाइज दुनिया में ही रहने का इरादा कर लिया है तो इसका मतलब है कि रियल वर्ल्ड अगर अलग जा रहा है तो रियल वर्ल्ड आपको टेक ओवर कर लेगा। तो इसलिए हमें रियलिटी की तरफ मिनहसुल कौम जाना चाहिए और उसके लिए एक सब्र और एक पेशेंस और एक जज्बा बनाना चाहिए कि हम जो है ना अपनी फैंटेसाइज वर्ल्ड से एक ग्रुप होना चाहिए जो कि लोगों को रियल स्टेट ऑफ माइंड के ऊपर रखने के लिए भी काम करे। और इस रियलिटी की तरफ जाने के लिए जो सबसे ज़्यादा सूटेबल है, ये मैं एंड में आपके लिए पेश कर देता हूँ, जो सबसे ज़्यादा सूटेबल लर्निंग है, एकेडमिक्स के अंदर भी हम उस टूल को यूज़ करते हैं, वो ये है कि किसी भी रियलिटी को सर्च करने वाला, पीछे जाने वाला, सारी दुनिया बैठी कुछ सुन रही है तो कहीं ना कहीं पहुंचना चाहती है ना कोई ओपिनियन बनाना चाहती है, वेल इन्फॉर्म्ड रहना चाहती है और फिर उसकी बुनियाद पे वो डिसीजन लेती है। तो एकेडमिक्स की दुनिया में चूँकि बिल्कुल बेसिक्स के अंदर आता है तो लिहाजा अगर आप दुनिया को बार बताना भी चाहते हैं तो ये बेसिक पब्लिक में भी जा सकती है कि एटलीस्ट आपको ये जान लेना चाहिए कि जो चीज़ मैं सुन रहा हूँ या सुन रही हूँ ये फैक्ट है या ओपिनियन है। ठीक है। अगर तो चीज़ फैक्ट है तो आपको रियलिटी के अंदर उसको एक्सेप्ट करने की जज्बा पैदा होना चाहिए, और अगर ओपिनियन है तो वो आपको अंदर से मोटिवेट करे कि मैं टेस्ट करूं, वेरीफाई करूं कि आया ये ओपिनियन फैक्ट सपोर्टेड है कि नहीं। ठीक है। तो हर दो सूरतों में आपको ओपिनियन और फैक्ट की तरफ और वेरिफिकेशन की तरफ जाना पड़ेगा। मैं जिस इदारे से बिलोंग करता हूँ हमारे यहाँ काम ये है, मैं आप भी जो है मुंसलिक रहे हैं, तो हमारे यहाँ काम ये है कि ये इदारे बनते इसलिए हैं कि ये एक फैक्चुअल नॉलेज मुहैया करें जो प्रूवन हो और फैंटेसाइज्ड वर्ड से बाहर लेके आएँ, और जो नॉलेज मुहैया करें उसको वेरिफिकेशन के प्रोसेस से गुजारें, उसके टूल्स बनाएं, उसके ऊपर कोई ना कोई लेंस, कोई थ्योरी सेट करके दें और उसको एक ऑब्जर्वेबल फिनोमेना के अंदर टेस्टिफाई करके ये बताएं कि ये ओपिनियन, बेशक ओपिनियन में दुनिया में वैरायटी है लेकिन जो ओपिनियन आपने लिया है, हाउ दिस ओपिनियन इज बेटर देन अदर्स, जस्टिफाई करें, एंड दैट इज नॉट पॉसिबल विदाउट फैक्ट सपोर्टिंग एनालिसिस, विदाउट फैक्ट सपोर्टिंग उसके प्रोसीजर से गुजारने में। डॉक्टर साहब आखिरी सवाल है, फिर हमारा पॉडकास्ट एंड इंशाल्लाह। अब आपका तो एकेडमिक बैकग्राउंड है, आप डॉक्टर हैं और आपने बड़ी बड़ी रिसर्च की हैं, थीसिस लिखे हैं, आर्टिकल्स आपके पब्लिश हुए हैं, आपके पास नॉलेज है और आप अपनी बात को बड़े अच्छे तरीके से बयान भी कर सकते हैं। अब यहाँ थड़े की पॉलिटिक्स है, हर बंदा हर जगह बैठ के सियासत को डिस्कस करता है, चाहे वो हमारी लोकल पॉलिटिक्स है, चाहे हमारी रीजनल पॉलिटिक्स है और चाहे ग्लोबल पॉलिटिक्स है। अब लेकिन बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे भी हैं जो चाहते हैं कि यार हमें रियल पॉलिटिक्स समझनी चाहिए, कैसे समझें वो। तो आप तो ज़ाहिर है इदारों के साथ अटैच हैं, एक आम आदमी कैसे सीखे, वो इन चीज़ों को कैसे सीखे, कैसे परखे। जैसे आप कहते हैं फैक्ट चेक करना है, रियलिटी देखनी है, फैंटेसी को यूज़ भी करना है और फैंटेसी से बचना भी है, तो इसके लिए तो इंसान के अंदर का इतना नॉलेज होना चाहिए, उसके अंदर नॉलेज भी हो, उसके अंदर स्ट्रेंथ भी हो, उसके पास एक बैकग्राउंड भी हो, तो वो क्या करे एक आम आदमी। डॉक्टर साहब बहुत अच्छा और रेलेवेंट क्वेश्चन है। मैं यहाँ पे ये ऐड करना चाहूँगा कि उसके लिए जैसे हमने अभी सुपर पावर स्ट्रक्चर को डिस्कस किया, तो सबको ये समझ लेना चाहिए और फील भी कर लेना चाहिए कि इस मॉडर्न दौर में ख़ुसूसन 21st सेंचुरी में टेक्नोलॉजी की आमद से और ग्लोबलाइजेशन के बहुत बढ़ने से जो स्टेट का रोल है वो हमारी इनफरादी ज़िंदगी में और हमारी माशरती और मईशत की ज़िंदगी में और ग्लोबल दुनिया में बहुत बढ़ गया है, हम उससे इनकार नहीं कर सकते। मेरा ये ख्याल है कि जितनी कॉम्प्लेक्स बातें हमने की हैं उसमें हमने ये रिलेट किया है कि स्टेट एक बहुत पावरफुल इंस्टीट्यूशन है जो दुनिया को इन्फ्लुएंस कर रहा है। यानी अगर हमने हेजमन की भी बात की है तो उसका रिप्रेजेंटेटिव एक स्टेट है, चाहे कोई ना कोई बंदा सामने रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो यहाँ पे मैं ये कह देना चाहता हूँ कि इसने चूँकि बहुत सारे एरियाज़ ऑफ लाइफ को इन्फ्लुएंस कर दिया है,
तो इसकी डिबेट और इसकी नॉलेज का भी सिस्टमेटिक जो होना वो भी मुआशरे के लिए बहुत ज़रूरी है, वरना हम किसी रॉन्ग डायमेंशन की तरफ चले जाएंगे और मिस इन्फॉर्मेशन या डिस इन्फॉर्मेशन हमारे जो सही अज़ाइम है, मकासद उनको हासिल करने से हमें रोक देगी। मेरा ख्याल है कि जो पॉलिटिकल साइंस का एक नॉलेज का फील्ड है ये बहुत रेलेवेंट है स्टेट स्टडीज़ के साथ, और ये स्टेट के बढ़ते हुए असरात में आज बहुत ज़रूरी हो गया है कि हम ग्लोबल दुनिया को सही तरीके से समझ सकें। हमारे डिपार्टमेंट्स के अंदर जो लोग आते हैं तो ज़रूरी नहीं कि जो मतलब स्टूडेंट्स हों जो मतलब अपनी डिग्रीज़ की कंप्लीशन के लिए आएँ, कभी कभी बहुत वेरीफाइड नॉलेज को, ऑथेंटिक नॉलेज को लेने वाले ऐसे भी कैंडिडेट्स आ जाते हैं कि जो सिर्फ नॉलेज पढ़ना चाहते हैं और वो भी वेरीफाइड। जैसे मेरी अपनी मिसाल मौजूद है कि मेरा ज़्यादा एरिया जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग में था जब मैंने परसू किया, लेकिन मुझे लगा कि उस दौर में एज ए यंग स्टूडेंट मुझे लगा कि स्टेट का इन्फ्लुएंस बहुत बढ़ गया है। तो मैंने फील किया, ये उस वक्त की बात है जब वॉर ऑन टेरर और ये सब कुछ हो रहा था, तो मैंने फ़ौरन ही डिग्री को फॉलो किया कि कौन सी ऐसी डिग्री है जो इस मैकेनिज़्म को समझने में मुझे हेल्प आउट कर सकती है। तो फिर मैंने पॉलिटिकल साइंस को इसलिए ऑप्ट किया, हालांकि मेरी मेन फील्ड जो है, मैं एक सेल्टा सर्टिफाइड हूँ और एक इंग्लिश लैंग्वेज लिटरेचर और लिंग्विस्टिक्स के साथ रिलेटेड फील्ड में रहा हूँ, लेकिन ये मैंने इसलिए चूज़ किया कि मुझे हालात ने बताया कि क्यों इतनी हमारी ज़िंदगी जो है और गवर्नमेंटल स्ट्रक्चर जो है वो इन्फ्लुएंस्ड है। तो अगर कोई परसू करना चाहता है नॉलेज की फील्ड में, या अगर कोई इसको बतौर प्रोफेशन भी लेना चाहता है, तो अब देखिए हम जर्नलिज्म की फील्ड में भी जो पॉलिटिकल जर्नलिस्ट है जो इस वेरिफिकेशन और नॉलेज के प्रोसेस से आया है, उसका जो पॉलिटिकल ओपिनियन है वो ज़्यादा वैलिड है एज़ कम्पेयर टू द वन जिसका बैकग्राउंड नहीं है, चूँकि वो इस पूरी स्टडी को करके आया है। अगर कोई और भी ये काम कर रहा है तो उसको भी किसी पॉलिटिकल एनालिस्ट की असिस्टेंस ले लेनी चाहिए ताकि वो उसको गाइड करे कि दुनिया की डायमेंशंस ये हैं, इससे उन बाकी लोगों की भी जो है वो बात में वज़न आ सकता है। इसके अलावा बाज़ का लोग समझते हैं कि ये एक छोटा सा सब्जेक्ट है, लेकिन इसकी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं काम करने की पॉलिटिकल साइंस की, वो तो पूरी दुनिया में मुसल्लमा है। आज के इस ग्लोबल वर्ल्ड में जब आपको इमिग्रेशन मिल जाती है तो दूसरे मुल्क भी आपकी इस नॉलेज से फ़ायदा ले सकते हैं। उनको पता है कि ये वेल वर्स्ड बंदा है जो पॉलिटिकल साइंस की सारी चीज़ों को समझता है। तमाम की तमाम जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जैसे यूएनओ है, ये उसकी एजेंसीज जो दुनिया में काम कर रही हैं, यानी यूनेस्को है या WTO है या दीगर जो दुनिया में काम करने, उसके अंदर आने वाली बहुत सारी पोजीशन पॉलिटिकल साइंस के सब्जेक्ट को डिमांड करती हैं। तो ये आपकी अपॉर्चुनिटीज़ को भी बढ़ाता है। पाकिस्तान में जैसे कंपटीशन के एग्ज़ाम होते हैं, ये एजुकेशन की फील्ड है, तो कंपटीशन के एग्ज़ाम के अगर आप पुराना डाटा ले लें तो उसमें वो प्रेफर करते हैं जिन लोगों को भी ब्यूरोक्रेसी में या मुल्क चलाने के लिए लेना है, तो उसके लिए सबसे सूटेबल जो सब्जेक्ट है वो पॉलिटिकल साइंस बनता है जो उसकी बहुत बड़ी डायमेंशन को कवर करता है। तो हम सिर्फ इसको टीचिंग की फील्ड में ना लें, हम ये देखें कि इसका पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर, मैनिफेस्टोज़ की प्रिपरेशन के अंदर, पार्टी पॉलिसी के अंदर एनालिस्ट होने के अंदर, और एक बहुत बड़ा ओपन एरिया है जिसको पूरी दुनिया वेलकम करती है। अगर आप कोई बहुत ज़बरदस्त किस्म का ब्रेन है तो जो दुनिया में आप लाइफ टाइम बैठ के किसी एकेडमिक जर्नल में अपनी पॉलिटिकल इंसाइट लिख सकते हैं। आप अच्छा काम करें, दुनिया आपको वेलकम करेगी। आप जाके दुनिया में कॉन्फ्रेंसेस के अंदर, पॉलिटिकल एरिना के अंदर होने वाली नई डेवलपमेंट पे अपना इंसाइट पेश कर सकते हैं, और ये ओपन फॉर ऑल है अगर आप इस फील्ड में कोई अच्छी अथॉरिटी हैं तो ऐसे ही थिंक टैंक्स हैं जो कि आपको एम्प्लॉय कर सकते हैं, तो आप असिस्ट कर सकते हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पे। तो ये एक छोटा सा एरिया सोचना कि मैं इसको करके सिर्फ CSS की तरफ जाऊंगा, ये उसकी एक डायमेंशन है। या ये है कि मैं एजुकेशन के डिपार्टमेंट में जैसे बाकी लोग पोजीशंस लेते हैं स्कूल्स में, कॉलेजेस में, वहाँ जाके पढ़ाऊँगा, ये भी एक डायमेंशन है। एक और डायमेंशन भी है कि अगर आप बहुत रिसर्च ओरिएंटेड हैं तो हायर एजुकेशन आपके लिए बहुत बड़ी फील्ड है जो कि एक्सपर्ट्स को वेलकम करती है। आप अपने काम की बुनियाद पे हायर एजुकेशन की बहुत सारी ज़रूरियात को पूरा कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में अगर दुनिया में चलने वाला जो नैरेटिव है और जो डिस्कोर्स है या जो बात है, अगर वो किसी पॉलिटिकल एनालिस्ट और इन डिपार्टमेंट्स की जो मार्केट में फीडिंग है थ्रू इनके ग्रेजुएट्स और थ्रू इनके जो सेमिनार्स हैं या वर्कशॉप्स हैं या कॉन्फ्रेंसेस हैं,
तो इससे पॉलिटिकल पार्टीज भी लाइट लेती हैं, इससे फॉरेन पॉलिसी भी शेप होती है, इससे जो है वो जो है मुल्क की पॉलिसीज भी इन्फ्लुएंस होती हैं। तो ये भी इस डिपार्टमेंट का कंट्रीब्यूशन है। जैसे अभी आप कह रहे थे कि कुछ चीज़ें छुपनी होती हैं, कुछ पॉलिसी चेंज करनी होती है, पॉलिसी बनानी होती है, तो इसके पीछे कौन खड़ा होता है? इसके पीछे यही इन्हीं डिपार्टमेंट्स का काम खड़ा होता है, जिसको पॉलिसी मेकर्स जो हैं वो वेलकम करते हैं, इनकॉर्पोरेट करते हैं, और फिर स्टेट जो है वो किसी डायमेंशन में रन करती है। ठीक है डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, ज़बरदस्त किस्म का इंसाइट दिया आपने। और मुझे लगता है कि जो हमारा पॉडकास्ट है इनसाइट विद डॉक्टर आमिर, उनमें से जो टॉप क्लास के जो पॉडकास्ट है उनमें से ही एक है। तो इंशाल्लाह लोग जब सुनेंगे तो उनको भी बहुत अच्छा लगेगा। आपको बहुत शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया। आप करते रहते हैं, जो आपने कमेंट्स दिए हैं तो ऑडियंस के फ़ायदे की बात हुई तो वो ज़रूर उसको लेंगे। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये थे डॉक्टर हुस्नी मुबारक। आप इनकी बातें सुने, आपको ज़रूर मज़ा आया होगा जब आप सुनेंगे। तो इस तरह की चीज़ें मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान के किसी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे या किसी मेन स्ट्रीम मीडिया पे इस तरह की कोई डिस्कशन आपको मिलती हो। तो अगर आपने रियल वर्ल्ड में आना है, रियल इन्फॉर्मेशन में जीना है, तो आपको ऐसे ही प्रोग्राम्स, ऐसे ही चीज़ें आपको सुननी और देखनी चाहिए, ताकि आप पूरी दुनिया में जो डिस्कोर्स चल रहा है, जो दुनिया का एक नैरेटिव है, उसको समझने के लिए चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। अगर हम फैंटेसी की तरफ जाएंगे, फैक्ट चेक नहीं करेंगे, एक थ्रिल को देखेंगे, सिर्फ एडवेंचर को फॉलो करते रहेंगे, या हम हुक लाइन का जो ट्रेंड है उसको फॉलो करते रहेंगे, तो हम रियल वर्ल्ड में नहीं जी सकेंगे। तो रियल वर्ल्ड में जाना है तो रियल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो उसके लिए हमारा ये प्लेटफॉर्म हाजिर भी है, और इस प्लेटफॉर्म पे हम आइंदा भी ऐसी शख्सियात को इनवाइट करते रहेंगे, और इसी तरह हम ब्यूटीफुल एक अच्छा सा एकेडमिक इंसाइट आपको देते रहेंगे। और अगले पॉडकास्ट तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।